हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज। और आज हम लोग बिहार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या डबल AO जो बिहार का एग्ज़ाम हुआ है उसका हम पेपर देखेंगे। करंट अफेयर सबसे पहले हम कवर करेंगे और इस पेपर में जो मेरे पास सीरीज़ है 56 नंबर पे करंट अफेयर है सबसे पहला, तो इसी से हम डिस्कस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि BPSC 67वीं या बिहार एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम अब आने वाले हैं अगले महीने उनमें जो बिहार एग्रीकल्चर बाद में आएगा, 67वीं तो आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ, तो उसमें हम कितना करंट अफेयर देखें और पेपर का पैटर्न किस हिसाब से हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखेंगे और ये सिर्फ आंसर हम इसमें नहीं देखने वाले हैं, हम डिस्कशन भी करेंगे जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने की आवश्यकता है। तो BPSC डबल AO का क्वेश्चन नंबर 56 और करंट का ये पहला सवाल आपके सामने है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है। तो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स ये हमने BPSC 67वीं के समय भी देखा था और उसी से क्वेश्चन है। तो यहाँ ये जो है 51.91 सही होगा। ये जिनका भी ये पेपर है इसमें ये गलत इन्होंने टिक किया है। 51.91 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के अनुसार बिहार का जो है गरीबों की आबादी का प्रतिशत है 51.91। और इसमें अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ें और याद रखनी है आपको। तो सबसे पहली बात याद रखनी है, इसमें नंबर रैंक 1 जो है यानी सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो बिहार में ही हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि रैंक 1 पे कौन है, तो रैंक 1 पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड है तो मैं झारखंड को JH लिख देता हूँ, और तीसरे पे यूपी है तो तीसरे पे यूपी है। यहाँ पे इनकी रैंकिंग भी है, इनके जो नंबर भी हैं, लेकिन आपसे 67वीं में भी अगर इसके बारे में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ अगर रैंकिंग ये जो परसेंटेज है बिहार की ही पूछेगा, झारखंड और यूपी की परसेंटेज पूछेगा नहीं आपसे। तो बस इतना याद रखना कि सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बिहार में है, फिर दूसरे नंबर पे झारखंड में है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। और बिहार की कितना है 51.91% जो लोग हैं गरीब हैं। झारखंड का देखोगे तो 42.16 के आसपास है, यूपी का उससे कम है थोड़ा। तो इसी तरह बस आपको याद रखना है रैंक 1 जो है यानी सबसे ज़्यादा गरीब जो है बिहार में है और कितने हैं 51.91%। तो इसीलिए क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हमारी जो है जो तरीका है वो क्या रहने वाला है पेपर डिस्कशन का। तो थोड़ा सा समय लेंगे हम हर पेपर क्वेश्चन पे, बस आंसर देख के आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच रहेगा पूरे पेपर में। इसीलिए हम सिर्फ जो सब्जेक्ट वाइज पेपर को करेंगे, इसमें करंट देख लेंगे, फिर आगे हम हिस्ट्री देख लेंगे, साइंस, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके हम पेपर को बांट के पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपका हेल्प भी पूरा मिले। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक्स में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रमोद भगत जी, ये क्वेश्चन आउट है लगभग बिहार के लिए, क्योंकि हमने बहुत ही BPSC 67वीं वाले करंट अफेयर में कवर कराया। प्रमोद भगत ने यहाँ पे ये तो इन्होंने बता ही दिया कि स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस गेम के लिए था, तो ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, पैरा बैडमिंटन के प्लेयर हैं, यानी बैडमिंटन के प्लेयर हैं, पैरा कैटेगरी में इन्होंने पैरा ओलंपिक में इन्होंने ये जीता जो है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। प्रमोद भगत जी की अभी बात हो रही है। प्रमोद भगत ये प्लेयर हैं, कहाँ से संबंधित हैं ये, तो हाजीपुर से हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कि ये पूछ ले कि हाल ही में प्रमोद भगत ने जीता और ये कहाँ से हैं, तो ये हाजीपुर से हैं। ये बात आप याद रखेंगे इनके बारे में, प्रमोद भगत के बारे में, ठीक है। हाजीपुर से संबंध रखते हैं, बैडमिंटन में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। यहीं पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि बिहार के 2 लोगों ने जो है मेडल जीते पैरालंपिक में, दूसरे जो हैं उनका नाम है शरद कुमार, इनको भी याद रखेंगे, शरद कुमार को भी, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ इनसे पूछ लिया तो BPSC में आपसे शरद कुमार जी के बारे में पूछ ले। तो शरद कुमार ने जो है कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। इतनी दूसरी बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में याद रखनी है कि शरद कुमार जी ने कांस्य पदक जीता है। और शरद कुमार जो हैं ये मुजफ्फरपुर से हैं, जहाँ की शाही लीची फेमस है, ये वहाँ मुजफ्फरपुर से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये इतना बात इसमें याद रखेंगे, क्वेश्चन में काम हो जाएगा। इन्होंने भी पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। किस में जीता है, कैटेगरी इनकी याद रखना है, हाई जंप में जीता है, ठीक है। हाई जंप में
इन्होंने जीता है ये मेडल। इतनी बात आपको याद रहेगी तो मुझे लगता है कि काम हो जाएगा। ठीक है, सही है। चलिए हटा देता हूँ इसको अब मैं। इतना भी याद रखना है। बिहार दिवस 2022 की थीम क्या थी, अगला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इन्होंने गलत किया हुआ है। बिहार दिवस की जो थीम है दोस्तों, वो थीम रहेगी आपकी जल जीवन हरियाली। क्या है बिहार दिवस की थीम? जल जीवन हरियाली। तो ये याद रखना था, बी यहाँ पे सही आंसर होता। अब बिहार दिवस के बारे में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जान लेते हैं। बिहार दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, ये आपको सबको पता होगा। और जल जीवन हरियाली जो है इसकी थीम थी, ठीक है, बिहार दिवस की। और ये क्यों मनाया जाता है 22 मार्च को? क्योंकि 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए थे 1912 में। ठीक है, अब आपको बताना है कि उड़ीसा और बिहार कब दोनों अलग हुए एक दूसरे से, तो ये भी आप बता सकते हैं। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुए थे बिहार और उड़ीसा 22 मार्च को 1912 में। इसलिए 1912 को 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। इतनी बात इसके बारे में याद रहेगी तो आने वाले परीक्षाओं में आपका काम बन जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 59 है, पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन जो 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया वह था। तो ये पीएम गति शक्ति योजना पे आधारित था, ना कि पीएम जल शक्ति पे। तो ये भी आपको याद रखना है, पीएम गति शक्ति योजना पे आधारित था ये। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को हुआ पटना में, संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा ये आयोजित किया गया था। तो ये पीएम गति शक्ति योजना पे आधारित था, ये बात आपको याद रखनी है। पीएम गति शक्ति योजना के बारे में आपको क्वेश्चन मुझे बताना है कि ये कब शुरू हुई थी, पीएम गति शक्ति योजना, क्योंकि आपको पता है योजनाएं कब शुरू हुई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और चूंकि गति शक्ति को डिस्कस किया गया है पिछले 2-3 एग्जाम्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है पीएम गति शक्ति के बारे में कि ये कब शुरू हुई। वैसे ये क्या है, तो ये एक योजना है जो आधारभूत संरचना को निर्मित करने के लिए, जैसे सड़क, परिवहन आदि है, उसके लिए ये पीएम गति शक्ति योजना जो है चलाई जा रही है। तो ये याद रख सकते हैं आप। कब शुरू हुई थी भारत में, ये आप बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 60, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रहीं? तो इसमें कुछ जानने जैसा नहीं है, सिर्फ इसका आंसर जान लीजिए। 5 जो है प्रतिभाएं थी बिहार की जो राष्ट्रीय कला उत्सव में विजेता रही हैं। तो 60 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में सामाजिक कार्य के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सामाजिक कार्य के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन को बड़ा इजी हो जाता है। ये कई बार हम ई कर देते हैं कि देखते नहीं क्वेश्चन क्या है। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि पद्मश्री पुरस्कार से कितने लोगों को किया गया और यहाँ पे एक नाम और होता तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, हालांकि यहाँ पे दिया ही नहीं गया था। तो सामाजिक कार्य पूछा है, आचार्य चंद नाजी जो हैं इनको मिला है सामाजिक कार्य में ये पद्मश्री पुरस्कार 2022 के लिए। और ये क्या है, ये जैन संत हैं, आप ऐसा कह सकते हैं इनके लिए। जैन मठ जो है वो एकमात्र उसके ये इस समय मठाधीश हैं, अमर मुनि संप्रदाय से संबंधित हैं आचार्य चंद नाजी। तो आप इतना याद रखिए, जैन धर्मावलंबी हैं ये, और इनको ये सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अब बात यहाँ पद्मश्री पुरस्कार की हो रही है, तो आपको एक नाम और याद रखना है। हालांकि ये सब मैं अपनी जो निचोड़ के नाम से मैंने वीडियोस बनाई हैं करंट अफेयर की, उसमें सब डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं कर देता हूं एक बार। सहवाल गुप्ता जी को भी आप याद रखेंगे, सहवाल गुप्ता इनका नाम है। और सहवाल गुप्ता जी को जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी लिटरेचर के फील्ड में इनको मिला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, सहवाल गुप्ता। तो 2 लोगों को मिला है ये बिहार में पद्मश्री पुरस्कार। यहाँ आंसर आचार्य चंदनाजी हो जाता, लेकिन सहवाल गुप्ता भी अगर होगा ऑप्शन में तो उनको भी मिला है, मरणोपरांत मिला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनको। ये बात याद रखेंगे इतनी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे धीरज सही आंसर होगा, ना कि सुमितो। धीरज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा।
धीरज ने अपने भाई नीरज की जो है घड़ियाल से जो है जान बचाई थी, तो साहस के लिए इनको ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था धीरज को। एक नाम और आपको यहाँ पे याद रखना है, पाल साक्षी भी है, कहीं कहीं पे बल साक्षी भी लिखा दिखेगा आपको, तो जो भी बल साक्षी या पाल साक्षी देख लेना, बट साक्षी तो उसमें दोनों ही जगह मिलेगा। तो बल साक्षी को जो है सामाजिक कार्य के लिए भी ये दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के लिए, तो ये नाम भी याद रखना है। 2 लोगों को ये बाल पुरस्कार बिहार के लोगों को मिला है, जिसमें धीरज और पाल साक्षी जो है इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो ये सारे डिस्कस्ड क्वेश्चन थे, और मेरी जो क्रक्स वाली वीडियो है उसको अगर आपने देखा है तो आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें 2 घंटे का वो करंट अफेयर है, ओनली 2 आवर्स का, जिसमें मैंने 2 साल का करंट अफेयर कवर कराया है, और ये क्वेश्चन उससे सीधे सीधे आए हैं। तो पहला शिल्प कला संग्रहालय पटना में है, ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन जैसा था ही नहीं। यही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हैं, तो हम हिंदी में अभी देख रहे हैं तो हिंदी में ही देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जापान के लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, तो शिंजो आबे थे। ये क्वेश्चन क्यों बना आप सबको पता होगा, शिंजो आबे जी के बारे में अभी एक दुर्घटना हुई, तो इसलिए ये क्वेश्चन करंट में पूछ लिया गया। जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे ये शिंजो आबे जी। ठीक है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है क्वाड के फॉर्मेशन में। जो क्वाड बताइएगा आप लोग क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो समूह है उसमें 4 देश कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर शिंजो आबे जी हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज, जो इसकी फुल फॉर्म लिखी है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किस लिए किए? तो बेका जो है भारत और अमेरिका के बीच में बहुत महत्वपूर्ण ये जो है समझौता किया गया, और 27 अक्टूबर 2020 को ये समझौता किया गया था। तो हो सकता है कि कहीं ऐसा पूछ भी ले आने वाले समय में, आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 27 अक्टूबर 2020 को ये बेका जो है ये पास किया गया बिल, और ये भू स्थानिक सहयोग के लिए है, ना कि आर्थिक सहयोग के लिए। यानी जियो स्पैटिकल जो हेल्प है वो लेगा भारत अमेरिका से, जिससे कि भारत के जो मिसाइल सिस्टम हैं या जो अन्य उपग्रह जैसे चीज़ें हैं उनको सटीक समय के साथ उनको मैनेज्ड किया जा सके। तो ये भू स्थानिक सहयोग के लिए है बेका। 27 अक्टूबर 2022 को ये साइन हुआ था। इसके अलावा लेमोआ और कोमकासा भी हैं, तो वो भी आप जान सकते हो, लेमोआ और कोमकासा। ठीक है, लेमोआ है एक और एक कोमकासा है, जिस उससे मैंने लिखा है कोमकासा। ठीक है, जिस मैंने फॉर्म में लिखा है उसी में ये पास भी हुए थे, पहले पे लेमोआ, फिर कोमकासा और फिर तीसरे पे ये बेका। ठीक है, तो ये आप जान सकते हैं अमेरिका के साथ हुए हमारे अलग अलग जो हैं ये एग्रीमेंट हैं, और आप इनको जान सकते हैं कि कौन किस बारे में है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ना कि लेबर पार्टी से, और इनके बारे में जो है पार्टी गेट करके क्वेश्चन बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स में भी पूछा गया था बोरिस जॉनसन से, और ये यहाँ पे भी पूछा गया है। तो जो लोग प्रीवियस ईयर को या जो हाल फिलहाल में हुए पेपर्स को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, वो लोग समझते होंगे कि क्या है महत्वपूर्ण रोल रहता है हाल फिलहाल में हुए पेपर्स का। तो इसीलिए मैं जो हाल में परीक्षाएं 2022 में जितनी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं उनको भी मैं सारे क्वेश्चंस उठा के कवर करा रहा हूं। उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा, उनको ज़रूर देख लो कि अभी जितनी भी 2022 में वनडे ईयर से लेके पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं, हरियाणा पीसीएस का भी हम जल्दी डाल देंगे उसमें, ताकि आपको हेल्प मिले। करंट अफेयर में और जीएस में बहुत हेल्प मिल जाता है स्टेट के पेपर देखने से। जैसे कि यही आ गया, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नेता के रूप में पद छोड़ दिया, तो कंजर्वेटिव पार्टी से छोड़ा, और पार्टी गेट की एक घटना हुई थी जो इनसे संबंधित थी। ये बीपीएससी 67वीं में ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो अभी कैंसिल हो गया पेपर। अगला क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित कब किया गया था? सीधे सीधे डेट पूछ लिया है इस सम्मेलन से, और ये 6 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन ये महत्वपूर्ण रहा सम्मेलन, इसीलिए इसको जो है पूछा भी गया है, क्योंकि रसिया
के संबंध इस समय ज़्यादा अच्छे और दूसरे देशों के साथ नहीं हैं, भारत के साथ हैं, तो इसीलिए ये रणनीतिक तौर पे क्वेश्चन को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 68, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो ये आपने सब ने पढ़ा होगा, डेनमार्क ने इसकी जो है मेजबानी की, वहाँ की प्रधानमंत्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भारत के प्रधानमंत्री भी मिले वहाँ पे जाके, तो कई देश के प्रधानमंत्री थे, नॉर्डिक कंट्रीज़ के वहाँ पे प्रतिनिधि थे, और भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई डेनमार्क में, वहाँ की प्रधानमंत्री ने ये किया, ठीक है, मेजबानी की इसकी, तो डेनमार्क यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सी और यूएई के बीच में बहुत महत्वपूर्ण ये भागीदारी समझौता हुआ, CEPA यानी सीपा, और ये ऐसा भारत पहला था जिसने खाड़ी देशों में किसी के साथ सीपा एग्रीमेंट साइन किया, और ये मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, मैंने कई जगह आपको बताया भी ये जब करंट अफेयर करा रहा था, तो ये महत्वपूर्ण है, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता है ये सीपा, और ये बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर है। 18 फरवरी 2022 को ये साइन किया गया, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, 18 फरवरी 2022 इसके लिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दोनों देशों के बीच, ठीक है। तो 69 का यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जर्मनी में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 26 से 28 जून 2022 तक ये हुआ, और 48वां G7 शिखर सम्मेलन था। अब आप समझ रहे हैं कि सम्मेलन से हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख लिए हैं, एक ये भारत रूस शिखर सम्मेलन नॉर्डिक वाला, और एक ये वाला। तो सम्मेलन से बिहार में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, तो आप इनको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें नाटो के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली सीधा सीधा आप कह सकते हो रसिया जिसका विरोध करता है, और इसी वजह से जो है अभी जो रसिया का जो वॉर चल रहा है वो इसी वजह से यूक्रेन के साथ, ये नाटो के जो मेंबर बनने के कारण ही ये हुआ, इसीलिए नाटो का मुख्यालय के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो बी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 72, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज जी को यहाँ पे नियुक्ति मिली है, और ये बहुत अच्छा है, नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ट्रिक बना के क्वेश्चंस बताए भी हुए थे। तो भारत की जो अगली राजदूत हैं वो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में है रुचिरा कंबोज। आने वाले समय में ये लगातार क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे अलका लांबा हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, उनको भी याद रखिएगा, अलका उपाध्याय हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं, जो महिलाएं जिनकी अभी हाल फिलहाल में नियुक्तियां हुई हैं। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? तो बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, और ये न्यूजीलैंड में जो है हुआ था, ये जो विश्व कप है न्यूजीलैंड इसका मेज़बान देश था, और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो है फाइनल गेम हुआ था, और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया था, तो उपविजेता जो है इंग्लैंड रहा, ऑस्ट्रेलिया इसमें विनर रहा, और न्यूजीलैंड जो है मेज़बान रहा। इतनी बात इसमें जाने रखेंगे तो आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 74, IANS विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 21 नवंबर, ये हमने डेट पहला ऐसा करंट का क्वेश्चन देखा है जो नवंबर तक पहुँचा है, बाकी सारे क्वेश्चन दिसंबर से बाद के थे, यानी दिसंबर 2021 के बाद के। तो अब हम जो आने वाली परीक्षा 67th, उसमें हम इतना श्योर हो सकते हैं कि आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो नवंबर तक का करंट अफेयर देखिए, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और आगे अभी ये बात और पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, अभी तक नवंबर जो है ये सबसे ज़्यादा हमने आगे देखा है कि इसमें कुछ आया ऐसा, ठीक है।
तो आईएनएस विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया था? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, तो इन्होंने इसको आईएनएस विशाखापत्तनम को 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया। ये डेट भी आपको याद रखनी है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा ऐसा किया गया था, ना कि रामनाथ कोविंद जी द्वारा, जो कि राष्ट्रपति हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे इसमें जो सिर्फ लॉजिकली भी सही किए जा सकते थे, जिनमें से ये एक क्वेश्चन था। अगला है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है। तो ये जो है आपदा प्रबंधन योजना ग्रामीण विकास के द्वारा शुरू की गई 17 मार्च 2022 को। ठीक है, 17 मार्च 2022, यहाँ पे बी सही होता है इसका। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी जो आपदा प्रबंधन योजना को 17 मार्च को जारी किया। और ये क्या है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनके लिए आपदा प्रबंधन योजना को सुदृढ़ करना और उनको इस लेवल तक तैयार करना कि वो अपने स्तर पे आपदा के प्रबंधन को मैनेज कर सकें, उसके लिए ये था। और इसकी जो आपदा प्रबंधन योजना है ये जारी की गई 17 मार्च 2022 को। बी यहाँ पे सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है 76, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कौशल विकास योजना की बात थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से ही ये संबंधित है, ये ही इसको चलाता है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। और ये चलाया जाता है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए कौशल विकास की उनको ट्रेनिंग देना, उसके लिए सर्टिफिकेट देना और उनके लिए ऐसा उनको कौशल प्रदान करना ताकि वो कोई उद्यम कर सकें और रोजगार में अपनी जो है भूमिका अदा कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे 76 का डी हो जाता, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। ठीक है, ये 2015 से चल रही है योजना, कौशल विकास योजना या स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो ये 2015 से है, इसमें ये अभी आप याद रख सकते हैं क्योंकि पूछ लेता कई बार कौन सी योजना कब से चल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र, तो ये आउट क्वेश्चन था, गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इंदौर से संबंधित ये क्वेश्चन था, ये बिल्कुल ठीक किया है इन्होंने जिसने भी किया है, गोवर्धन इंदौर। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है और ये महत्वपूर्ण था और ये आया भी है क्वेश्चन। अगला है, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला? तो विदय मोहन पात्रा है, ये कहीं क्वात्रा लिखा है कहीं पात्रा लिखा है, इनको हिंदी में ऐसा कन्फ्यूजन होता है। हालांकि ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है विनय मोहन पात्रा। ठीक है, ए यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें और कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम बढ़ेंगे। 8 दिसंबर 2021 को जनरल विपिन रावत जिस चॉपर में यात्रा कर रहे थे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये तमिलनाडु में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त, और ये हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, सीडीएस थे विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत जी। और इनका जो है चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में। तो आप अगर ये भी जानना चाहें, कुन्नूर में ये हुआ था, इसमें ये याद रख सकते हैं। और ये डेट जो है ये ज़रूर याद रखिएगा, 8 दिसंबर 2021, क्योंकि क्वेश्चन इसकी डेट से भी आ सकता है क्योंकि बहुत बड़ी ये विभूति हैं। जनरल विपिन रावत सीडीएस थे पहले देश के, तो इनसे क्वेश्चन अभी बनने की पूरी संभावना है आने वाली कुछ परीक्षाओं में। ठीक है, तो कुन्नूर जिले में तमिलनाडु में ये चॉपर जो है क्रैश हो गया था जनरल विपिन रावत जी का, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला है 80वां क्वेश्चन, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो ये करेगी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, ये लगातार न्यूज में आने वाले समय में रहेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर अहमदाबाद मुंबई के बीच। आपको एक चीज़ ये बतानी है कि बुलेट ट्रेन जो परियोजना है ये किस देश के साथ चला जो है प्रस्तावित है, कौन देश इसमें हेल्प कर रहा है? मैं आपको बता दूं, जापान है क्या? ठीक है, ये बस हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस संदर्भ में दिया करो कि मेरी समझ में आया। आप कुछ आंसर नीचे करते हो, मुझे नहीं समझ आता है कि आपने क्या लिखा है, उसका रेफरेंस जरूर दे दिया करो कि किस बारे में आप बात कर रहे हो या किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया, तो ये पूछ रहा था किस यूनिवर्सिटी में किया?
कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। तो ये हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ना कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे डी सही हो जाता। कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये भी। 81 का डी सही हो जाएगा यहाँ पे, और डिस्कस करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की लगातार। भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, इसमें कई सारी चीज़ें थी जो आप देख सकते हो, जैसे भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय है केरल उच्च न्यायालय। पहली विधानसभा जो है वो नागालैंड की है। पहली विधान परिषद जो है वो बिहार की है। ठीक है, और पहली कैबिनेट जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। और पहली साइबर तहसील जो है या ये मध्य प्रदेश में है। और पहला जो ये पेपरलेस की अगर बात करें तो हाई कोर्ट केरल। और जो लेजिस्लेचर या विधानसभा है वो आपका है नागालैंड। ठीक है, और विधान परिषद जो है वो बिहार है। कैबिनेट जो है हिमाचल प्रदेश है। और कंट्री जो है, देश जो है वो यूएई है। ठीक है, यूएई है। तो इतना आप याद रख सकते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। साइबर तहसील पहली देश की मध्य प्रदेश में है, उसका नाम आप मुझे बता सकते हैं। और एक पेपरलेस तहसील या साइबर तहसील आप मुझे बताइएगा नाम क्या है, मध्य प्रदेश में है, उसका नाम आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो इतनी चीज़ें आप एक साथ याद रख सकते थे इस क्वेश्चन से। अगला है मिशन वात्सल्य किसके अंतर्गत आता है। तो मिशन वात्सल्य जो है कानून और न्याय मंत्रालय के नहीं, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये पहल है, मिशन वात्सल्य योजना। ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। और मैंने नारी को सम्मान जैसी एक योजना, नारी को नमन एक योजना भी करंट अफेयर में बताई जब मैं कल आपको क्विज करा रहा था। तो आप बताइएगा उसके बारे में, नारी को जो नमन योजना किस जिले राज्य में चलाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई 18 वर्ष तक की आयु होने के लिए। तो ये कोविड-19 के समय में की गई थी, हालांकि इसमें इजाफा भी किया गया बाद में, और ये 1500 रुपये है। बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए ये 1500 रुपये की जो राशि की घोषणा की गई है, 18 वर्ष की आयु होने तक इनको 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे पर मंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल बिहार मंडप को किया गया, और बिहार को मैंने आपको बताया था इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2 गोल्ड मिले थे। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल मिले थे, 2 स्वर्ण पदक मिले थे। अब आपको दूसरा बताना है कि किस में मिला था। एक तो मंडप में मिला था, तो बिहार मंडप यहाँ हो ही गया, क्वेश्चन पूछ लिया है। दूसरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दूसरा गोल्ड मेडल इसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस चीज़ के लिए बिहार को मिला था। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता नहीं दूंगा, कुछ आप भी कुछ ढूंढिए। ठीक है, तो मज़ा आएगा फिर ढूंढने में। तो अब हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, कल हिस्ट्री हम डिस्कस कर लेंगे, आज हम यहीं रोक देते हैं 85 पे। करंट अफेयर हमने आज पूरा कर दिया है। कैसा लगा ये वीडियो और ये जो हमारी अप्रोच है, ये आपको पसंद आई हो तो बताइएगा। कुछ चेंज करना है तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, तो आप जल्दी कमेंट भी कर दीजिएगा शाम तक, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको अप्लाई कर पाऊँ। अगर यही पसंद आया है तो लाइक शेयर करिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि हमें आपका सहयोग मिले। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। जय हिंद।